राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। और बच्चों, हमने एक क्लास कर ली है भैया अलंकारों की, दूसरी क्लास चलेगी अलंकारों की। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपव्यालंकार। उपव्या अलंकार, या फिर तीसरे का नाम है पाश्चात्य अलंकार या फिर आधुनिक अलंकार। ये केवल तीसरे के नाम है भाई। ठीक है, हाँ, उपव्यालंकार, पाश्चात्य अलंकार और आधुनिक अलंकार। इससे पहले 2 अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आपने 12वीं तक केवल 2 ही प्रकार के अलंकार पढ़े हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब तीसरा भी आ जाता है उसमें, कौन सा? उपव्या अलंकार। उपव्या अलंकार, और उसका दूसरा नाम है भैया क्या? पाश्चात्य अलंकार या फिर आधुनिक अलंकार। हमने 2 अलंकारों के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन से? शब्दालंकार और तीसरे वाला उपव्यालंकार, पाश्चात्य अलंकार या फिर आधुनिक अलंकार। अब पढ़ते हैं दूसरे वाले के बारे में। दूसरे वाला कौन सा भैया? अर्थालंकार, जहां पर शब्दों में अर्थ के कारण क्या होगा भैया? चमत्कार उत्पन्न होगा। जहां पर शब्दों के अर्थ के कारण काव्यांश का या फिर काव्यांश में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। देखते हैं भैया इसके बारे में। अर्थालंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के भाई? अर्थालंकारों को देखो, प्रकार तो वैसे बहुत सारे हैं, कम से कम 25, 26, 30, 35 बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल इंपोर्टेंट पढ़ेंगे और 12 से 14 पढ़ लेंगे। नंबर 1, अर्थालंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी भैया? जहां पर काव्य में शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। जहां पर काव्य में शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अलंकार का अर्थ क्या होता है भैया? शाब्दिक अर्थ, आभूषण और गहना। वो हमने पहली क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सबसे पहला भैया अर्थालंकार, और अर्थालंकार हम पढ़ लेते हैं ये टाइप। कितने पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भैया नंबर एक हम पढ़ेंगे भैया उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार। नंबर 2 भैया पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार। और भैया नंबर 3 हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। नंबर 4 प्रतीप अलंकार। नंबर 4 प्रतीप अलंकार। नंबर 5 अपनुहति अलंकार। नंबर 5 अपनुहति अलंकार। नंबर 6 प्रतीप अलंकार के बारे में पढ़ लिया, अपनुहति के बारे में पढ़ लिया। नंबर 6 अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार। नंबर 7 हम पढ़ लेंगे भैया संदेह अलंकार। नंबर 7 संदेह अलंकार। नंबर 8 भ्रांतिमान अलंकार। नंबर 9 अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 9 अतिशयोक्ति अलंकार। और भैया नंबर 10 अन्योक्ति अलंकार। नंबर 10 अन्योक्ति अलंकार। 11 संदेह पढ़ लिया, भ्रांतिमान पढ़ लिया, अतिशयोक्ति पढ़ लिया, अन्योक्ति पढ़ लिया। 11 विभावना अलंकार। नंबर 12 विरोधाभास अलंकार। नंबर 13 दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार। लोकोक्ति अलंकार। क्या पढ़ लेंगे? लोकोक्ति अलंकार। नंबर 15 पे आ जाता भैया अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार। और नंबर 16 पढ़ेंगे भाई उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार। और हमारे कितने अलंकार हो चुके हैं भैया? 16 अलंकार। 16 अलंकार। हम पढ़ने वाले थे 10 से 12 अलंकार, लेकिन कितने हो चुके हैं? 16 अलंकार। और इन 16 अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, सारे की डेफिनेशन और सभी के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल, जितने बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल होंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, 16 के बारे में पढ़ेंगे भैया। देखो, आपने अब तक केवल
5 पढ़े हों, 6 पढ़े हों, और आपने 10वीं 11वीं में केवल 3 ही पढ़े हों, फिर आपने भाई ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, BA में पढ़ लिए होंगे उससे आगे। और यहाँ पर पढ़ेंगे भैया हम कितने 16 अलंकार, 16 अलंकारों को एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सारी बातें डेफिनेशन। और ये भैया ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लिखे गए क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी अलंकार में उल्लेख अलंकार, लोकोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विरोधाभास अलंकार, कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के पेपर में, SSC GD में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूछा गया है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन ना छूट सके। आओ बच्चों आगे चलते हैं भैया। सबसे पहला पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ध्यान देंगे, अलंकारों की परिभाषा पढ़ने से पहले कुछ शब्दों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। जो शब्द इसमें बार बार प्रयोग होंगे, जो परिभाषाएं, जैसे उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म, वाचक शब्द, ये क्या होते हैं भैया। उपमेय क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे भैया उपमेय। उपमेय के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 उपमेय, इसे बोलते हैं प्रस्तुत, इसे बोलते हैं प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब होता है भैया हमारे पास, प्रस्तुत का मतलब होता है हमारे पास, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जो हमारे पास कोई वस्तु है जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। ऐसे हमारे पास कोई वस्तु, जग है, कोई भैंस है, कोई बकरिया है, कोई पंखा है, और इनकी तुलना हम किसी और से कर दें, ठीक है, इनके बारे में कहें और इनके बारे में या फिर इनकी तुलना किसी अन्य वस्तु से कर दें जो हमारे पास नहीं है, सूर्य, चांद, तो वो क्या हो जाएंगे उपमान। जो हमारे पास हैं, प्रस्तुत हैं, उन्हें क्या बोलते हैं उपमेय। उपमेय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो ध्यान देंगे, वे वस्तुएं जिनकी हम तुलना करते हैं, वे वस्तुएं जिनकी हम तुलना करते हैं क्या कहलाती हैं, उपमेय या फिर प्रस्तुत, या फिर जो हमारे पास हैं। ध्यान देंगे, जैसे हम तुलना कर देते हैं भैया, कभी कभी सीता का मुख हो चंद्रमा के समान है, तो भैया सीता का मुख, तो सीता कोई लड़की है, कोई लेडीज है, कोई महिला है, उसकी हम तुलना कर रहे हैं किससे, चंद्रमा से, कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो भैया सीता का मुख क्या है, उपमेय, क्योंकि हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से, चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान। ध्यान देंगे भाई। नंबर 2 उपमान, नंबर 2 उपमान, इसे बोलते हैं भैया अप्रस्तुत, अप्रस्तुत, इसे बोलते हैं भैया क्या, अप्रस्तुत। ध्यान देंगे, उपमेय आपको समझ आ गया होगा, जिसकी हम तुलना करते हैं। उपमान क्या है, जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे सूर्य से हमने किसी की तुलना कर दी, ओ भाई ये आग तो इतनी गर्म है जैसे सूर्य की आग हो, भाई किसी आग की तुलना हमने सूर्य से कर दी। सीता के मुखड़े की तुलना हमने चंद्रमा से कर दी, सुंदरता देख के, ठीक है, इतना सुंदर है जितना सुंदर चांद है। ऐसे किसी की तुलना, किसी की वीरता की तुलना, भाई ये बच्चा तो इतना बहादुर है जितने भगत सिंह थे, ऐसे किसी बच्चे की तुलना कर दी भगत सिंह से, तो भैया वो बच्चा क्या हो जाएगा, उपमेय। तुलना किससे की है, भगत सिंह से, तो भगत सिंह क्या हो जाएंगे भैया, उपमान, ठीक है। जो हमारे पास है या प्रस्तुत है, जो हमारे पास है उसे बोलेंगे उपमेय, और जो हमारे पास नहीं है उसे बोलेंगे उपमान। इसके बाद साधारण गुणधर्म, इसके बाद भैया साधारण गुणधर्म, नंबर 3 पे आ जाएगा साधारण गुणधर्म। और ये साधारण गुणधर्म क्या होता है, साधारण गुण या फिर गुणधर्म, साधारण गुण या गुणधर्म के बारे में देखते हैं भैया। जैसे हमने बोला भैया सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो भैया कौन सा गुण है, सुंदर, क्या गुण है, सुंदर। देखेंगे भैया, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखूंगा और उसमें से चारों चीजों को अलग अलग कर लेंगे और वहीं से हमें क्या हो जाएगा, सब में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नंबर 4 वाचक शब्द, वाचक शब्द, नंबर 4 पे आता है भैया वाचक शब्द। और ये वाचक शब्द क्या होते हैं, ये वाचक शब्द होते हैं भैया जो अलंकारों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हम अलंकार बता देते हैं कि कौन सा अलंकार होगा। जैसे सा, से, सी, समतुल्य, सरिसमान, सादृश्य, भैया ये किस में होते हैं, उपमा अलंकार में। किस में होते हैं, उपमा अलंकार में। कुछ होते हैं भैया उत्प्रेक्षा में, जन, जान, जनो, जानू, जनहू, ऐसे शब्द उत्प्रेक्षा में। और उत्प्रेक्षा में ऐसे भी होते हैं मन, मान, मानो, मनु, मनहू, ऐसे भैया, ठीक है। शब्दों से पता चलता है भैया कि ये कौन सा अलंकार हो सकता है, और उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं वाचक शब्द। क्या बोलते हैं, वाचक शब्द। जिन शब्दों से अलंकार की पहचान हो जाती है कि कौन सा अलंकार है उसे क्या बोलते हैं, वाचक शब्द। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें से चारों को छांट देते हैं भैया। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण गुणधर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। जैसे सीता का मुख हो
चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख क्या है भैया? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें से हमें चारों चीज छांटनी है और चारों को बता देते हैं भैया। सीता का मुख, इसकी तुलना की जा रही है भैया। सीता का मुख हो, इसकी तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा से। तो उपमेय क्या हो जाएगा? सीता का मुख हो। सीता का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। इसकी तुलना की जा रही है भैया, तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? उपमेय। आते हुए उपमान पर, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। किससे? चंद्रमा से। तो ये क्या हो जाएगा भैया? चंद्रमा उपमान। साधारण गुणधर्म, भैया गुणधर्म क्या है? क्या गुण है जिस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है, वो गुण क्या है? गुण हो सकता है भैया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सुंदरता, बदसूरती, चालाकी। ये सारे क्या होते हैं भैया? गुण होते हैं। ध्यान देंगे। तो यहां पर गुण क्या हो जाएगा? सुंदर होना। और कोई ऐसा शब्द जिससे पता चल रहा है भैया कि अलंकार कौन सा है? समान, सा से सी, समान, सादृश्य, ये वाले शब्द किस में आते हैं भैया? उपमा अलंकार में। और जो समान क्या है? वाचक शब्द है। समान, ये समान क्या है? ये समान भैया वाचक शब्द है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। कोई भी शब्द जो किसी भी अलंकार के बारे में बता दे कि इस शब्द के होने से ये अलंकार हो जाएगा, वो क्या होता है भैया? वाचक शब्द। अब हम चलते हैं अलंकारों की तरफ। और पहला अलंकार पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। डेफिनेशन आप अपने आप लिखेंगे भैया। देखो लिखनी कैसे है। जिस अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, जिस अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है भैया? उपमा अलंकार। वो अलंकार क्या है? उपमा अलंकार। जब काव्य में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार बन जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे भैया, ठीक है। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उस काव्य में उपमा अलंकार होता है। जैसे जैसे चांद सा मुख हो, चांद सा मुख हो, नंबर 1। नंबर 2, पीपर पात सरिस मंडोला। नंबर 3, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली गई, फिरकी सी चली गई। खिली हुई हवा आई और फिरकी सी चली गई। नंबर 4, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब भाई इनका अर्थ देख लेंगे। ध्यान देंगे। चांद सा मुखड़ा अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा, सा शब्द आ गया। कौन सा अलंकार है भैया? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात जिस प्रकार पीपर का जो पत्ता होता है, पीपल एक वृक्ष है भैया, पात मीस पत्ता, उसका जो पत्ता होता है, सरिस मीस होता है समान, मंडोला मीस मन, डोला मीस डोलता रहता है। हमारा जो मन होता है भैया विभिन्न प्रकार की चीजों को देखता है। हमारा जो मन होता है विभिन्न प्रकार की चीजों को देखता है और इधर उधर भटकता रहता है। कैसे भटकता रहता है? जैसे हवा चलने पर पीपल का पत्ता कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे होता रहता है। तो उसी प्रकार हमारा मन भी भैया चंचल है और इधर उधर की चीज़ों को देख के भटक जाता है, ठीक है। हाँ, कभी भैया आइसक्रीम देख ली तो आइसक्रीम खानी है, जूस देख लिया तो जूस पीना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तरह तरह की चीज़ों को देखकर मन घूमता रहता है इधर उधर। तो वैसे ही है। खिली हुई हवा आई फिर किसी चली गई, फिर की सी, तो भैया इसमें क्या आ गया? सी। सी का मतलब क्या है? समानता से है भैया।
खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। हवा ऐसे आई और फिरकी सी चली गई, घूमती हुई चली गई। ठीक है भाई। हाँ, इसमें सरिस हो गया, सा हो गया, सी हो गया। कोटि कुल सम वचन तुम्हारा। सम मीन्स क्या होता है? समान। कोटि का अर्थ क्या होता है भैया? करोड़। कुल इसका मतलब होता है वज्र। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अर्थात तुम्हारे वचन कैसे हैं? करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र से भैया वार करते हैं। भगवान शिव के पास त्रिशूल है भैया, इंद्र के पास क्या होता है? वज्र होता है। ठीक है, ऐसे। तो भैया उनका क्या हथियार है? उनका हथियार है भैया वज्र। तो भैया तुम्हारे वचन कैसे हैं? जैसे करोड़ों वज्रों के समान। ठीक है। होता है ना भाई, कोई थोड़ा कड़वा बोलता है, मतलब कड़वा तो क्या भाई, कोई सीधा बोल देता है तो वो कड़वा लग जाता है। ठीक है। हाँ, अगर तुम किसी की बुराई उसी के चेहरे पे कर दो और जो बात चाहे सच है, तो भैया सीधी बात है, करोड़ों वज्रों के समान है। और फिर वो आप चाहे अच्छे हो या भले, तो भैया दिक्कत है सके। ठीक है। हाँ, काई की बात है भैया, मुंह पे डायरेक्ट कह दे हम तो तुरंत दिक्कत बन सके, चाहे वो सच बात है। तो इसलिए बात है भैया थोड़ा इनडायरेक्टली वे में कहना चाहिए, थोड़ा सा कि हाँ ना किसी को बुरा लगे, थोड़ा चेहरे पे बात को कहने से थोड़ा बचना चाहिए वैसे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, अर्थात तुम्हारा जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। क्या होता है भैया? उपमा अलंकार। आपको एग्जांपल दे दिए सारे, लेकिन भैया उपमा अलंकार दो प्रकार का है। उपमा अलंकार अपने आप में दो प्रकार का है। कौन कौन सा? पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, ध्यान देंगे भैया। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, ये दो प्रकार का भैया। पूर्णोपमा क्या होता है? लुप्तोपमा क्या होता है भैया? पूर्णोपमा का मतलब होता है भैया जिसमें, जिस अलंकार में, जिस उपमा अलंकार में ये चारों चीज पाई जाएंगी भैया, जिसमें ये चारों शब्दांश पाए जाएंगे, वो क्या कहे जाएंगे? पूर्णोपमा। जिसमें भैया कोई एक भी मिस हो गया, उसे क्या कहेंगे? लुप्तोपमा। उसे क्या कहेंगे? लुप्तोपमा। देख लेते हैं भैया। चांद सा मुखो, भैया इसमें तीन ही चीजें। चांद, चांद से तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, और सा क्या है भैया? इसमें वाचक शब्द, साधारण गुणधर्म नहीं है भैया इसमें। तो ये कैसा हो जाएगा? लुप्तोपमा। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात, पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है, किसकी? मंडोला, मन की तुलना की जा रही है भैया। किसकी तुलना की जा रही है? मन की। मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते से। सरिस में समान वाचक शब्द। और डोला, डोला क्या है? डोलना। अर्थात डोलना क्या है? एक साधारण गुणधर्म है। जैसे सुंदर, डोलना, घूमना फिरना, चालाकी, ये सारे क्या है? बुराई गुणधर्म है भैया। तो ये किस में आ जाएगा? ये किस में आ जाएगा भैया? पूर्ण उपमा में। ये किस में आ जाएगा? पूर्ण उपमा में। और ऊपर वाला किस में आ जाएगा? लुप्त उपमा में। खिली हुई हवा आई, खिली हुई हवा की तुलना की जा रही है भैया किससे? खिली हुई हवा आई और फिरकी सी चली गई। सी क्या है भैया? इसमें वाचक शब्द। खिली हुई हवा क्या है? उपमेय। तुलना किससे की जा रही है भैया? फिरकी से। फिरकी सी अर्थात फिरकनी सी, जैसे फिरकनी चक्री घूमती रहती है, उससे तुलना की जा रही है भैया। और तुलना कैसे की जा रही है? चली गई, अर्थात चली गई। जैसे फिरकी आती है घूमती हुई चली जाती है, वैसे ही चली गई। तो इसमें चारों चीजें भैया, इसमें चारों चीजें। साधारण गुणधर्म क्या है भैया? साधारण गुणधर्म में चली गई। वाचक शब्द क्या है? सी। खिली हुई हवा क्या है? इसकी तुलना की जा रही है उपमेय। किससे की जा रही है भैया? फिरकी से। फिरकी क्या हो गया? उपमान। तो इसमें चारों हैं, तो ये किस में आ जाएगा भैया? पूर्ण उपमा में। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ध्यान देंगे भाई। कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के समान क्या है? वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन। तो यहां पर भैया एक चीज नहीं है। देखो, सम्मिस क्या है? समान। समान क्या हो जाएगा भैया? वाचक शब्द। वचन तुम्हारा अर्थात तुम्हारा वचन। तुम्हारे वचन की तुलना की गई है भैया, किससे की गई है? करोड़ों वज्रों के समान क्या है? कठोर है। करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तो यहाँ पर भैया सेंस आ रहा है, इसमें अर्थ आएगा क्या? तुम्हारे जो वचन है करोड़ों वज्रों के समान क्या है? कठोर है। देखो कठोर तो इसमें दिया ही नहीं है भाई, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। देखो कोटि कुल, इसका अर्थ है करोड़ों वज्रों के समान। सम्मीस समान, वचन तुम्हारा मीन्स तुम्हारे वचन। लेकिन इसमें सेंस आ जाएगा क्या है? तुम्हारे वचन करोड़ों वज्रों के समान है। इसमें कठिन का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और जब हमें इसमें शब्द ही नहीं मिला, तो भैया क्या बोल देंगे इसको? इसको बोल देंगे लुप्तोपमा। यदि इसमें कहीं लिख देता, यदि इसमें कहीं लिख देता कठोर, या फिर ऐसे करोड़ों वज्रों के समान है, लेकिन उसने बताया नहीं कठोर है, मृदुल है, कैसे हैं। इसमें कोई उसने साधारण गुणधर्म नहीं दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये लुप्तोपमा। पहले वाला और चौथे वाला क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा। और दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा। क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा। आगे चलते हैं भैया।
ध्यान देंगे उपमा अलंकार के वाचक शब्द। उपमा अलंकार के वाचक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं भैया जो वाक्य में आ जाते हैं और उनसे हम डायरेक्ट पता कर लेते हैं कि कौन सा अलंकार है। जैसे देखेंगे भैया, सा, से, सी, सम, तुल्य, सरिश, समान, सदृश्य या फिर सदृश्य, इमी, इमी के बाद आएगा भैया क्या, जिमी, इमी, और इसके बाद भैया जिमी, ऐसे, जैसे, ऐसा, जैसा, ज्यों, त्यों। ध्यान देंगे भाई, ये सारे वो शब्द हैं भैया जो आपको वाक्य में मिलेंगे और तुरंत बताएंगे कि कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार। आगे चलते हैं भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, हेडिंग बनाएंगे दूसरी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 2, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या पढ़ेंगे भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, इतना ही लिख लो भैया। जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके भी कुछ क्या होते हैं भैया, वाचक शब्द। इसके भी कुछ क्या होते हैं, वाचक शब्द। जो शब्द हमें क्या होता है वाक्य में देखते ही बता देंगे कि कौन सा अलंकार है। जैसे जानो, 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 जनू और जनहू। इसके बाद मनो, मानो, मानो, मनु और मनहू। यदि आपको ये वाले शब्द मिल जाए भैया वाक्य में तो डायरेक्ट कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 1, माना, मुख, चंद्र है, पहला। नंबर 2, सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा। नंबर 3 देख लेते भैया, पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबई चली आई। नंबर 4, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। हीरो में
गोल नीलम है जड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े। ध्यान देंगे भाई, एग्जाम्पल है भैया, इनको देख लेंगे, सभी को देख लेंगे। माना मुख चंद्र है, तो भैया यहाँ पर क्या है, संभावना है। संभावना है मुख के चंद्रमा होने की। क्या होगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। उपमेय में भैया संभावना है, मुख में संभावना है कि वो क्या हो सकता है भैया, चंद्र हो सकता है। ऐसे ही सिर फट गया उसका वही, मान हो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर क्या तुलना की जा रही है भैया, कि उसका सिर ऐसे फट गया है कि मान लो अरुण रंग का घड़ा फट गया हो, अर्थात लाल रंग का घड़ा फट गया हो। किसी का सर फट जाता है भैया, खून बहते बहुत बुरी तरह से, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मटके में लाल रंग भर रखा था और वो लाल रंग फैल गया है। ऐसे तुलना की जा रही है भैया, ठीक है। मानो, मान लो, संभावना है भैया, मान लो, मानो शब्द भैया इसमें है। माना, माना भी है भैया इसमें। मानो माना बात एक ही है भैया, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबई चली आई। अर्थात पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया, और भैया कैसे चली आई, जन फुलवारी। जन फुलवारी अर्थात फुलवारी की तरह सबई चली आई, सारी सखी चली आई। भैया सभी को बोल दिया उसने, एक एक करके उसने 100 दोस्तों को बुलाया और 100 के 100 दोस्त आ गए, ठीक है भैया। किसी को भी कोई काम नहीं पड़ा, कोई ऐसे नहीं कि हाँ भाई हम नहीं आएंगे, सारे आ गए, ठीक है। हाँ, पद्मावती ने अपनी सारी सखियों को बुलाया और सारी सखियां आ गई। ये तो अच्छी बात है ना, ठीक है भाई। भाई अच्छी बात है, अलंकार बनाने की क्या जरूरत है इसमें। भैया अपने दोस्तों को इनवाइट किया, सारे आ गए, नहीं आते तो बुरा मान जाते हैं, और सारे आ गए तो भैया ठीक है, अलंकार बना दिया। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबई चली आई। मतलब फुलवारी की तरह सारी चली आ गई। जैसे फुलवारी में एक साथ फूल लग जाते हैं, ऐसे भैया सारी सखी एक साथ आ गई उसकी। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता है भैया, जान शब्द आ गया, अपने आप में ही तो पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्दों से पता चल जाता है भैया। माना, मानो, माना बात एक ही है भैया। माना, मानो, जन, जानो, इन शब्दों से भैया पता चल जाता है कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, किसी के नेत्र बड़े बड़े देखकर भैया ऐसे लगता है जैसे हीरो में गोल नीलम है जड़े, कि एक तो हीरा है वो, भाई कोई सुंदर है, किसी की सुंदरता के ऊपर बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि एक तो ऊपर से सुंदर है और उसके चेहरे पर भैया आंखें हैं बड़ी बड़ी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। तो ऐसे लग रहा है जैसे हीरो में क्या लग रहा है भैया, हीरे हैं। एक तो हीरे अपने आप में सुंदर है, कीमती हैं, और ऊपर से उनमें क्या है भैया, दूसरे प्रकार के हीरे, अर्थात गोल नीलम। गोल नीलम है जड़े, अर्थात उनमें और नीलम जड़े पड़े हैं। अर्थात कोई एक तो वैसे ही सुंदर है और ऊपर से उसकी आंख उससे भी ज्यादा सुंदर है, तो उसके बारे में क्या बोल दिया भैया, जान पड़ता है। अर्थात ऐसे जाना जाता है, पर ऐसे देखा जा रहा है कि नेत्र देख बड़े बड़े, कि उसके बड़े बड़े नेत्र देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि सुंदरता भैया और सुंदरता बढ़ गई है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तीसरे वाला कर लेते हैं भैया, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होगी भैया, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो। इसकी डेफिनेशन भैया यही बनेगी, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो। जैसे एग्जांपल देख लेंगे भैया, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो। एग्जांपल देख लेंगे, नंबर 1, मुख चंद्र है। जहां भैया क्या हो, उपमेय में उपमान का आरोप हो, अर्थात सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाएगा भैया, मुख हो चंद्र है। अर्थात मुख पर आरोप लगाया जा रहा कि वो चंद्र है। भैया किसी का मुख इस दुनिया में चंद्र के समान हो सकता है, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं हो सकता। चाहे कितना भी सुंदर मुख हो, लेकिन चंद्रमा के समान नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या है भैया, डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है, मुख हो चंद्र है। दूसरा देख लेते हैं भैया, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पर क्या बताया जा रहा भैया,
चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण बंदो हरिराई, अर्थात जो हरि के जो पैर हैं भैया, हरि मीन्स हरि भगवान, हरि भगवान के बारे में बात की जा रही है, अर्थात विष्णु भगवान के बारे में बात की जा रही है। चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात हरि के जो चरण है भैया वो कैसे कमल रूपी हैं, अर्थात इतने नाजुक हैं, जैसे कमल की पंखुड़ियां नाजुक होती हैं वैसे ही हरि के जो पैर हैं वो भी कोमल हैं, अर्थात कमल रूपी चरण कैसे हैं भैया, कमल रूपी चरण है, उनके जो चरण है भैया कमल रूपी हैं, अर्थात कमल के समान है। डायरेक्ट भैया सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, जो चरण है भैया कि वो चरण नहीं वो कमल ही है, चरण नहीं वो कमल ही है, अर्थात डायरेक्ट आरोप लगा दिया भैया, डायरेक्ट आरोप लगा दिया। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, मैया मेरी मेरी चंद्र खिलौना ले हूं, ध्यान देंगे भैया, यहां पर भैया किसी बच्चे ने अपनी माँ से कहा है चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात चंद्र रूपी खिलौना, उसे खिलौना नहीं चाहिए भैया, खिलौने के रूप में क्या चाहिए, चंद्रमा। बच्चा अपनी माँ से बोल रहा भैया चंद्रमा को देख के, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो चंद्रमा के समान अर्थात चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, चंद्रमा के समान नहीं, मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, ऐसा बोल रहा है भैया क्या बच्चा। और ऐसा हो सकता है क्या भैया, नहीं हो सकता भाई, माँ कहाँ से लाएगी खिलौने को, चंद्रमा को कहाँ से लाएगी खिलौने के रूप में, ठीक है भाई, छोटा मोटा खिलौना मांगे तो कोई ला के भी दे देगा, लेकिन भैया ऐसे खिलौनों की डिमांड की जाएगी तो भैया इसमें दिक्कत ही आ जाएगी ना, ठीक है। बच्चे ने क्या बोल दिया, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूंगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, ध्यान देंगे भैया, कोई बोल रहा है ऐसे भाई, कोई निर्धन है वो अब तक क्या है भक्ति में लगा हुआ है, भाई निर्धन है कोई, वो मोस्टली भक्ति में लगा रहता, केवल 2 रोटी खा रहा सुबह शाम, और कोई उससे आके अमीर व्यक्ति या फिर कोई भी पूछ ले कि भैया तूने अब तक क्या किया है, तो उसने एक लाइन बोल दी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उन्होंने कहा कि मैंने केवल भगवान को ही अर्थात भगवान को ही अपने चारों तरफ महसूस किया है, मैं भगवान की भक्ति में इतना लीन है वो कि भाई बाकी उससे कुछ दिखता ही नहीं है, सुबह शाम 3 टाइम 4 टाइम भक्ति में लगा रहता, केवल अपने परिवार का थोड़ा सा गुजारा कर रहा, केवल थोड़ा सा गुजारे के रूप में कर रहा है। उसने बोल दिया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने तो भैया राम रूपी धन अर्थात राम को ही धन के रूप में स्वीकार किया है, मेरे पास अपनी कोई जमा पूंजी नहीं है, केवल भगवान ही है भैया, भगवान राम की मैं भक्ति करता हूँ, तो उसने ऐसे बोल दिया। तो केवल भैया देखो इसमें तुलना नहीं की जाएगी, डायरेक्ट ऐसे ही बताया जाएगा कि क्या मांग रहा है, क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे। मुख चंद्र है, अर्थात मुख क्या है उसका, चंद्र है, क्या बोल दिया, आरोप है भैया, डायरेक्ट आरोप लगा दिया मुख पर कि वो चंद्र है। चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, चंद्र खिलौना अर्थात चंद्र रूपी खिलौना, राम रतन अर्थात राम रतन धन अर्थात राम रूपी धन, भगवान श्री राम रूपी धन। चौथा अलंकार पढ़ लेते हैं भैया, कौन सा, प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं भैया, प्रतीप अलंकार। और भैया इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप उपमा का उल्टा, उपमा का उल्टा अलंकार क्या होता है भैया, प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार, केवल ऐसे लिख लेंगे भैया, उपमा का उल्टा, उपमा का उल्टा। और परिभाषा आप लिखना चाहते हो तो भैया लिख लेना, जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाए अर्थात उल्टी तुलना की जाए, जैसे बड़ी बड़ी वस्तुओं की तुलना जो हमारे पास नहीं है, जो अप्रस्तुत हैं, उनकी तुलना प्रस्तुत चीजों से कर देना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, उपमा का क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया, मुख सा चंद्र है।
मुख सा क्या है भैया, चंद्र है। अब की बार उदाहरण ऐसे नहीं है कि चंद्र सा मुख है, अर्थात चंद्र की तुलना मुख से नहीं की जा रही। अब की बार उल्टा किया गया है, मुख सा चंद्र है, अर्थात इन्होंने उल्टा कर दिया भैया किसका, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का इन्होंने उल्टा कर दिया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। क्योंकि भैया यहाँ पर जो मुख है वो क्या है, वैसे तो मुख क्या होता है, उपमेय, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया भैया, उल्टा कर दिया। इसको क्या बना दिया, उपमान, और इसको क्या बना दिया, उपमेय, और जो कि क्या है भैया, गलत है। भाई देखो, नॉर्मल चीजों की तुलना किससे की जाती है, बड़ी चीजों से, लेकिन इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। पांचवा अलंकार पढ़ लेते हैं भैया, पांचवा, अपनुहति अलंकार। अपनुहति अलंकार, और इस अलंकार में क्या होता है भैया, ये अलंकार होता है रूपक का नकारात्मक। ये होता है भैया रूपक अलंकार का, अर्थात रूपक का नकारात्मक रूप है भैया। ये क्या है, रूपक का नकारात्मक। जैसे हमने एग्जांपल लिया था भैया, मुख चंद्र है, हमने क्या कर दिया था भैया, डायरेक्ट आरोप लगा दिया था, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया था कि मुख चंद्र है। अब की बार क्या लिख देंगे भैया, रूपक का नकारात्मक, अर्थात नहीं का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देंगे भाई, अपनुहति अलंकार रूपक का क्या होता है, नकारात्मक रूप होता है, और इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या रहेगा, यह मुख नहीं, यह मुख नहीं चंद्र है। इसका उदाहरण है भैया, यह मुख नहीं चंद्र है। अगर ये ऐसे होता, यह मुख चंद्र है, तो भैया डायरेक्ट आरोप लग जाता, और कौन सा अलंकार बन जाता, रूपक अलंकार। यह मुख चंद्र है, कौन सा अलंकार बन जाता, रूपक अलंकार। लेकिन यह क्या है भैया, यह मुख नहीं चंद्र है, अर्थात रूपक का नकारात्मक रूप, रूपक अलंकार का नकारात्मक रूप, निषेधात्मक रूप क्या कहलाता है, अपनुहति अलंकार। छठा अलंकार पढ़ लेते हैं भैया, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, और इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पर भैया जब हम उपमेय की तुलना करते हैं, जब हम उपमेय की तुलना करते हैं तो भैया उसकी तुलना में कोई उपमान नहीं होता। इसमें क्या लिख लेंगे, उपमेय की तुलना। इसमें क्या होता है भैया, उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाती है। उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाती है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे भैया, उपमेय की तुलना किससे की जाएगी, उपमेय से ही की जाती है, उपमान नहीं होता। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे भैया, यहाँ पर उपमेय की तुलना में उपमान नहीं होता, यहाँ उपमेय की तुलना में उपमान नहीं होता। जैसे उदाहरण देखेंगे भाई, भारत के समान, भारत के समान भारत ही है। भैया एग्जाम्पल ले लिया, भारत के समान भारत ही है, ऐसा एग्जाम्पल, अर्थात भारत की तुलना में कोई और देश नहीं है। भारत के समान तो भैया भारत ही रहेगा, नेपाल भूटान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेंगे भाई, कोई थोड़ा ज़्यादा डेवलप रहेगा, कोई थोड़ा कम डेवलप रहेगा। ठीक है भाई, हाँ, तो भैया भारत के समान क्या है, भारत ही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, जैसे खली के समान, खली के समान खली ही है। आपको भैया एग्जाम्पल दे दिया, खली के समान खली ही है। भैया खली पहलवान आपने देखा होगा, खूब बॉडी से अच्छा है भाई, धुरंधर है, ठीक है, हाँ, तो भैया उसके थोड़ी पैरों में भी दिक्कत है भाई, हाइट ज़्यादा है, थोड़ा वेट वेट ठीक है, बॉडी ठीक है, लेकिन पैरों में थोड़ी दिक्कत है, तो भैया उसके समान तो वही रहेगा, कोई वो ब्रूस ली या फिर कोई और, उससे तुलना नहीं की जा सकती। तो ठीक है भैया, खली के समान खली ही है। और वैसे पंक्ति में भैया अलंकार बनाना कौन सा, अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार। तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे जिसमें क्या रहेगा, अनन्वय अलंकार। सातवां अलंकार देख लेते हैं भैया, सातवां अलंकार संदेह अलंकार। संदेह अलंकार,
संदेह अलंकार। इसमें क्या रहेगा भैया, डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा देखो भाई, परिभाषा क्या रहेगी, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, जहां उपमेय में, जहां भैया उपमेय में उपमान का संदेह हो, ध्यान देंगे भैया, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो और हमें सच्चाई का पता ना हो, अर्थात डाउट हो। भैया हमें डाउट होता है कि ये चीज ये है या नहीं है। इसमें कुछ वाचक शब्द भी होते हैं भैया, कुछ वाचक शब्द भी होते हैं, वाचक शब्द। और भैया सभी अलंकारों में वाचक शब्द नहीं होते, सभी अलंकारों में वाचक शब्द नहीं होते, जिसमें होते हैं भैया उसमें आपको बताए जाएंगे। जैसे कि, क्या, किवा, किधऊ, कि, क्या, किवा, किधऊ, या, अथवा आदि। जहां पर आपको भैया ये शब्द मिलेंगे, मोस्टली 99% कौन सा अलंकार रहेगा भैया, संदेह अलंकार। लेकिन थोड़ा आपको साइंस भी समझना होगा भैया, कभी कहीं वाक्य में की आ जाए और आप कौन सा अलंकार लगा दो भैया, संदेह अलंकार। सर ने बोला था भैया कहीं भी की आ जाए कौन सा अलंकार लगा दो, संदेह अलंकार। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करना है फिर भी, ठीक है। हाँ, कि भैया कहीं भी या आ गया अथवा आ गया तो वहीं पे ऐसा अलंकार लगा दो। मोस्टली हाँ 99% होते हैं, लेकिन 1% भैया कोई आंसर ऐसे होता कहीं और पहुंच सकता है, ठीक है। किसी वाक्य में आपको की मिल जाए और वहां पर कोई अनुप्रास अलंकार हो, यमक अलंकार हो, श्लेष अलंकार हो, वक्रोक्ति हो, विप्सा हो, कोई भी अलंकार हो सकता है, और आप वहां पर भैया संध्या अलंकार मत लगाना, ठीक है। हाँ 1% चांस है केवल, 99% ठीक जाएगा। जैसे संदेह रहेगा भैया, पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। यह मुख है या चंद्र, यह मुख है या फिर चंद्र हो सकता है भैया। नंबर 2, भाई पता नहीं है, पता नहीं है भैया कि मुख है या चंद्र है। यह आलू है या चीकू, पता नहीं चल पा रहा भैया कि आलू है या चीकू। तीसरा भैया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, कि नारी की ही सारी है। ध्यान देंगे भैया, ध्यान देंगे उदाहरणों पर भाई। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, तारे आसमान के हैं, तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बन। तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बनो। तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बनो, या कमला ही आज आके मुस्काई है। एग्जाम्पलों को देखेंगे भैया, एग्जाम्पलों को ध्यान से देखेंगे। यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है, तो भैया क्या है, संदेह है, संदेह है भैया। या आ गया, या आ गया, और या क्या है भैया, या इसमें है, इसके वाचक शब्दों में है। संदेह अलंकार के वाचक शब्दों में या है, और यहाँ पर क्या है, संदेह है। पता नहीं चल पा रहा भैया मुख है या चंद्र है। किसी का मुख इतना सुंदर है कि पता नहीं चल पा रहा कि मुख है या चंद्र है। आलू है या चीकू है, यह आलू है या चीकू है। भैया बहुत सारे आलू आपने देखे होंगे, चीकू देखे होंगे, शकल सूरत भैया एक सी होती है दोनों की। दूर रखा हुआ भैया आलू या चीकू पता नहीं, अभी दूर से अंदाजा लगा रहे हैं, पता नहीं है आलू है या चीकू है, ठीक है भाई। हाँ आगे देखते हैं भैया, फिल्मों में आपने देखा होगा भैया, चीकुओं को आलू बताकर खा जाते हैं।
भाई फिल्मों में आपने देखा होगा कि भैया ये तो क्या है, आलू है, तो चेक करा था भैया, चेक करके देखो चीकू है भैया, ठीक है। तो बहुत सी फिल्मों में होता है ना भैया, हाँ आपने देखा होगा। अच्छा भैया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ध्यान देंगे भैया, इसमें क्या है, सारी बीच नारी है अर्थात किसी स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। भैया कोई स्त्री इतनी पतली है कि भैया उसने साड़ी बांध रखी है, तो किसी ने वैसे कमेंट कर दिया है सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। पता ही नहीं चल पा रहा भैया कि सारी, जो साड़ी का अर्थ है साड़ी, साड़ी के बीच में वो नारी है, अब नारी जो नारी है उसी में साड़ी है। पता नहीं चल पा रहा सारी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, अर्थात वो लेडीज पतली है भैया, साड़ी पतली है, पता नहीं चल पा रहा कि उस साड़ी में वो लेडीज है या फिर उस लेडीज के अंदर ही साड़ी है। तो मतलब ऐसे ही कुछ ऐसे कमेंट कर दिया, ठीक है भाई। हाँ, तो ये कौन सा इसमें अलंकार है, संदेह अलंकार। संदेह हो रहा है कि पता नहीं चल पा रहा वो लेडीज पतली है या फिर साड़ी उससे भी ज्यादा पतली है। आगे देखते हैं भैया, एग्जाम्पल 4 देखेंगे भाई। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कमला ही आज आके मुस्काइए। भैया कोई इतनी, देखो कमला, ये कोई भैया लेडीज है, कोई भी, ठीक है, कोई लेडीज है और इतने अच्छे से मुस्कुराती है, उसके दांत भैया उतने सफेद हैं कि भैया क्या होता है, मतलब चांदनी सी छा जाती है, ठीक है। हाँ, तो पता नहीं चल पा रहा भैया कवि ने क्या बोल दिया है, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, कि ये तारे ही जमीन पर आ गए हैं, या फिर कोई कमला नाम की लेडीज है वो आके हंस दी है, उससे पता नहीं चल पा रहा भैया, ठीक है। तो माइंडेड ही होगा भैया, पर फिर भी देखो भैया, तो तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कमला ही आज आके मुस्काई है, ठीक है भाई। हाँ, तो उससे भैया पता नहीं चल पा रहा कि वो तारे आसमान से जमीन पर आ गए हैं, या फिर कोई कमला नाम की जो लेडीज है वो आके मुस्कुरा गई है और चांदनी फैला दी भैया उसने बहुत सारी, अंधेरे को भी दूर कर दिया भैया, ठीक है। समझ रहे हो ना। हाँ, कवि भैया कितना भी सोच सके, ठीक है। कवि की सोच भैया क्या होती है, कल्पनाशील होती है। 8वां देख लेते भैया, 8वां अलंकार भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, भ्रांति का अर्थ होता है भैया भूल। भ्रांति का अर्थ क्या होता है, भूल। अर्थात भ्रांतिमान अलंकार का मतलब होता है जब काव्य में उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए। जब काव्य में भूल से उपमेय को उपमान समझ लिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार बन जाता है भैया, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन भैया में क्या रहेगा, सच्चाई का पता चल जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी भूल से क्या होता है, उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। जब काव्य में उपमेय को, जब काव्य में भैया उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, जैसे समझ लिया जाए, लेकिन हमें क्या होता है, पता रहता है या फिर पता चल जाता है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं है, लेकिन गलती से हमने मान ली है। एग्जाम्पल देख लेंगे भैया, ओस की बूंद, ओस की बूंद चुग रही, ओस की बूंद चुग रही हंसनी, ओस की बूंद चुग रही हंसनी, मोती उनको जान, मोती उनको जानो। भैया हंसनी है, सुबह सुबह क्या कर रही है, ओस की बूंदों को चुग रही है, लेकिन वो क्या क्या सोच के, क्या भूल करके चुग रही है उनको भैया, मोती जान के, मोती उनको जान। उसे लग रहा है कि वो मोती खा रही है, अर्थात मोती चुग रही है, लेकिन वो है क्या, वास्तव में ओस की बूंदें। लेकिन भूल चूक से, भ्रांति से उसने ऐसा समझ लिया है, तो भैया इस काव्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। पहला एग्जाम्पल भैया। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, फिरत घरत नूतन पथिक, फिरत घरत नूतन पथिक, चले चकित चित भागी, चले चकित चित भागी। ध्यान देंगे भैया, फिरत घरत नूतन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो देखी, फूल्यो देखी पलास वन, फूल्यो देखी पलास वन, समूह
समूहे समूझी समूहे समझी दवागी। ध्यान देंगे भैया। फिरत घरत नूतन पथिक, चले चकित भागी, फूल्यो देखी पलास वन, समूहे समझी दवागी। अर्थात इसका अर्थ क्या है भैया, इसका अर्थ क्या अर्थ समझेंगे। फिरत घरत नूतन पथिक, नूतन का मतलब होता है नया, पथिक का मतलब होता है भैया राही, रास्ता चलने वाला, राही घूमने फिरने वाला। अर्थात कोई भैया घूमने फिरने वाला है भैया। फिरत घरत अर्थात वो घूम फिर रहा था भैया। कोई पथिक है, कोई राही है, वो जंगल में घूमने फिरने गया या फिर वहां से गुजर रहा था। लेकिन चले चकित चित भागी, अर्थात वो वहां पर चल रहा था, वो चकित हो गया भैया। वो चकित हो गया, उसने कुछ ऐसा देखा कि वो चकित हो गया और वहां से भाग गया। वो वहां से भाग गया। उसने क्या देखा, फूल्यो देखी पलासवन, अर्थात उसने जंगल में, वन में क्या देख लिया, पलास के पेड़। पलास के पेड़ होते हैं भैया, उन पर पलास के फूल लगते हैं और वो इतने लाल होते हैं कि उनको देख के भैया समूहे समझी दवागी। उसने क्या समझ लिया, दवागी। उसने समझ लिया भैया कि ये दवागी है, दावानल है। क्या है, जंगल की आग। इसे क्या बोल देते हैं भैया, जंगल की आग। अर्थात उसने भैया इतने लाल फूल देखे दूर से, उसे ऐसे लगा कि भैया सामने आग लग रही है और वो वहां से उल्टे पैर भाग आया, उल्टे पैर भाग आया। तो उसने क्या समझ लिया, जो पलास के वन थे, पलास के जो फूल थे, उनको क्या समझ लिया, आग समझ लिया और वहां से भाग आया, जंगल की आग समझ लिया। गलती से, भूल से उपमेय को उपमान समझ लिया। अर्थात फूलों की तुलना किससे कर दी है, आग से। फूल क्या है, प्रस्तुत, जो हमारे पास है, वो क्या है, उपमेय। उसकी तुलना की जा रही है आग से, जो वहां पर है ही नहीं। और पथिक क्या करता है भैया, वहां से भाग आता है। अर्थात फिरत घरत नूतन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो देखी पलास वन, समूहे समूही समूहे समूझी दवागी। आगे देखते हैं भैया 9, आगे देख लेते हैं भैया 9, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में आपको पता होगा भैया। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को काव्य में इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि मान मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान देंगे भैया, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। पहला, मैंने आपसे हजारों बार कहा है। मैंने आपसे हजारों बार कहा है। मैंने आपसे हजारों बार पढ़ाई करने के लिए कहा है भैया। पढ़ाई करने के लिए कहा है। ध्यान देंगे भैया, मैं आपसे पढ़ाई करने के बारे में बोलता हूँ क्लास में, यूट्यूब पर, ठीक है भैया। मैंने आपसे हजारों बार पढ़ाई करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपसे हजारों बार कह दिया हो। मैंने आपको क्लास में ये 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया कि भाई घर जाकर पढ़ लिया करो, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे रहोगे, कैसे आपकी जॉब लगेगी, ऐसे बोल दिया होगा। लेकिन क्लास में केवल 10 बार, 5 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, लेकिन इससे ज़्यादा बार नहीं। और मैंने आपसे क्या कह दिया यहाँ पर, मैंने आपसे हजारों बार पढ़ाई करने के लिए कहा है, तो ये हजारों बार कोई नहीं कहता। मैंने क्या कर दिया भैया, बातों का उल्लंघन कर दिया है, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। आपने और देखा होगा भैया। नंबर 2, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। ये आपने सुना होगा भैया, हनुमान की पूंछ में। ध्यान देंगे, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है भाई, ध्यान देंगे भैया, लिख लेंगे। हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस पंक्ति में भैया देखो, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और पूरी क्या हो गया, लंका जल गई, निशाचर भाग गए। इतनी बड़ी लंका थी, सारी जल के भस्म हो गई। तो क्या है भैया, यहाँ पर मान मर्यादा का उल्लंघन कर दिया भैया कवि ने। कवि ने जिसने पंक्ति बनाई है, मान मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। अर्थात हनुमान की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला और भैया लंका पूरी जल गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 3, देख लो साकेत नगरी। देख लो साकेत नगरी। देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। स्वर्ग से मिलने
गगन जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। ध्यान देंगे भैया, देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो भैया ध्यान देंगे, साकेत नगरी, भैया कोई साकेत नगरी है, आपने देखा होगा ये बाटा चौक, आटा चौक, कोई भी देखा होगा भैया, ठीक, पंचवटी कॉलोनी होती है, नगरी होती है भैया, ठीक है। साकेत नगरी कोई नगरी है, वो स्वर्ग से मिलने जा रही है भाई गगन। आपने देखा है क्या? कोई भैया देखो बस्ती है, नगरी है, कोई टाउन है, कोई मोहल्ला है, वो क्या स्वर्ग से मिलने आसमान में जा सकता है, गगन में जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके लिए भैया आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब शरीर को त्यागना पड़ेगा, आपकी आत्मा ही ऊपर जा सकती है भैया, ठीक, गगन में, स्वर्ग में। तो भैया देख लो, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 4, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार। ध्यान दो भाई, आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार, कैसे घोड़ा उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा, तब तक चेतक, तब तक घोड़ा या फिर तब तक चेतक था उस पार। क्या होता है भैया? ध्यान देंगे, आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा, तब तक चेतक था उस पार। क्या होता है भैया? जब महाराणा प्रताप जी भैया हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे उनके घोड़े को एक बार क्या करना पड़ता है भैया? नदी को पार करना पड़ता है, बीच में नदी पड़ जाती है। जैसे ही वो दौड़ रहे थे युद्ध के लिए, तो भैया क्या होता है? आगे नदियां पड़ी अपार, नदी होती है, नदी होती है भैया, उसको दाखना होता है, कैसे घोड़ा उतरे पार। लेकिन राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने केवल, महाराणा प्रताप ने केवल सोचा ही था कि भाई इतना बड़ा गड्ढा है, इतने फुट का है, इतना ऊंचा है, इतना नीचा है, इसको घोड़ा कैसे दाखेगा। लेकिन राणा सोच ही रहे थे, सोचते सोचते उनके सोचने से पहले क्या कर दिया भैया? चेतक ने क्या कर दी? छलांग लगा दी और उस पार पहुंच गए, उस पार पहुंच गए। अर्थात राणा ने सोचा इस पार, तब तक उन्होंने केवल सोचा ही था, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक ने क्या कर दिया? उस पार पहुंचा दिया। और यहाँ पर क्या हो जाता है भैया? अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात मान मर्यादा का उल्लंघन कर दिया कि अभी वो सोच ही रहे थे और एक ही सेकंड में पार। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ से वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर इसलिए जो ये पंक्तियां हैं किसमें आ गई हैं भैया? अतिशयोक्ति अलंकार। वैसे तो महाराणा प्रताप जी भैया हमारे देश के क्या है? बहुत बड़े वीर प्रतीकों में से एक है भैया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे वीर हैं जिन्होंने देश के लिए क्या किया भैया? वीर गति को प्राप्त हो गए, उनमें से ही एक है। आगे चलते हैं भैया, ठीक है, आगे चलते हैं। 10वें की तरफ चल रहे हैं भैया। और भैया ऐसे वीर सपूतों को क्या करना चाहिए भैया? नमन करना चाहिए भैया, ऐसे वीर सपूतों को नमन करना चाहिए। वहां पर जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठ जाना चाहिए भैया। वीर वीर होते हैं भैया, और महापुरुष महापुरुष होते हैं, उनकी जात धर्म कुछ नहीं होती भैया। वीर और महापुरुष ये भैया अपने आप में ही अलग होते हैं, इनका स्टैंडर्ड, सोचने की क्षमता, सारी चीजें इनकी अलग होती हैं। 10वां देख लेते भैया, अन्योक्ति अलंकार। 10वां अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है भैया? अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? जब काव्य में किसी बात के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, जब काव्य में किसी बात के माध्यम से अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात किसी को प्रतीक रख के किसी दूसरे के बारे में कुछ कहा जाए। जैसे जैसे उदाहरण देखेंगे भैया, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही
काल। ध्यान देंगे भैया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बंध्यो, अली कली में ही बंध्यो, अली कली में ही बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। इसमें क्या किया जा रहा है भैया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर भैया अली और कली के बारे में बात की जा रही है। अली कौन है भैया, भौरा। अली कौन होता है, भ्रमर, भौरा। और कली का मतलब क्या होता है भैया, फूल के खिलने से पहले की अवस्था। तब तक फूल क्या है भैया, बंद है, तब तक वो खिला नहीं है, वो क्या है, कली। तो भैया वो क्या बोलना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है भैया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो अभी उसमें पराग छिटके हैं और ना ही उसमें क्या है, मधु है, ना ही उसमें क्या है भैया, मधुर मधु। मधु का मतलब शहद भी होता है भैया। ना तो उसमें भी क्या है, पराग छिटके हैं छोटे छोटे से, जो उसमें पंखुड़ियां सी छिटकती हैं भैया फूल में, और ना ही उसमें क्या है, शहद है। नहीं विकास यही काल, और अभी तो उसका विकास भी नहीं हुआ है। आगे अली कली में ही बंध्यो, अर्थात अली का मतलब क्या है, भ्रमर, भौरा, कली पे ही चिपका हुआ है, आगे कौन हवाल। और आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जब वो फूल खुल जाएगा तो भैया वो तो उससे दूर जाएगा ही नहीं। तो इसमें देखो, अली, भ्रमर, भ्रमर अर्थात भौरा, और कली, फूल की अवस्था, इन दोनों के माध्यम से किसके बारे में वर्णन किया गया भैया, राजा दुष्यंत और उनकी रानी शकुंतला के बारे में कहा गया है कि हे राजन, कवि क्या कहना चाहता है भैया राजा दुष्यंत से कि हे राजन, अभी तो जो आपकी रानी है शकुंतला, उसकी युवावस्था भी नहीं आई है और आप अभी से उनके पास आराम से रहते हो, तो भैया आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, अभी तो क्या है, अभी कली है, अभी तो रानी क्या है भैया, कली के रूप में, आगे फूल खिलना बाकी है। और जब इनकी युवावस्था आ जाएगी तो आप क्या कर दोगे भैया, साम्राज्य को चौपट कर दोगे। तो आपको इनके मोह से भी थोड़ा सा बाहर निकल जाना चाहिए और अपने राजपाट को अच्छे से देखना चाहिए। अपने राजपाट को भी तो संभालना है आपको। यदि आप ऐसे भ्रमर की तरह कली पे चिपके रहोगे और कल को ये फूल बन जाएगा, जब इससे भी सुंदर दिखने लगेगी, अर्थात इसकी युवावस्था आ जाएगी, तो आप क्या करोगे भैया, आप खाना कमाना तो छोड़ ही दोगे, आप अपना साम्राज्य नष्ट कर लोगे। तो इसके बारे में उसने कहा है भैया, आगे कौन हवाल, अर्थात आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जब आपने भैया, अभी तो इसमें क्या है, ना तो इसमें शहद है, ना ही कोई पराग है, ना ही इसमें कोई पराग छिटके हैं, और ना ही ये विकास की अवस्था है। अब तब आप, जब आप अभी से ऐसा कर रहे हो तो भैया आगे क्या होगा, आगे तो आप अपना साम्राज्य को चौपट कर दोगे। तो भैया कवि ने इसमें अली अर्थात भ्रमर और कली के माध्यम से, भ्रमर और फूल के खिलने की जो पहले की अवस्था होती है, उन दोनों चीजों को प्रतीक बताया है, किसका, राजा दुष्यंत का और रानी शकुंतला का, उनको प्रतीक बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अन्योक्ति अलंकार, किसी के माध्यम से किसी अन्य चीज के बारे में बात करना। आगे चलते हैं भैया 11वें के बारे में, आगे चलते हैं विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है भैया, काव्य में, जब काव्य में किसी काम के होने का भाव न हो, जब काव्य में किसी काम के होने का भाव न हो और वो काम फिर भी हो जाए, तो वहां पर क्या होता है भैया, विभावना अलंकार। क्या होता है भैया, विभावना अलंकार। जैसे मैं लिख दूं बिन बादल बरसात, जैसे मैं लिख देता हूं भैया इसका उदाहरण, बिन बादल बरसात, मैंने इसका उदाहरण लिख दिया भैया, बिन बादल बरसात। अर्थात काम के होने के आसार नहीं थे, काम के होने के आसार नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या हो गया भैया, काम हो गया। तो ये क्या है, बिन बादल बरसात विभावना अलंकार का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल भैया, पहला एग्जाम्पल बिन बादल बरसात, दूसरा एग्जाम्पल भैया, बिनु पद चलई, बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, सुनई बिनु काना। ध्यान देंगे भैया, बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम, करई विधि नाना, करई विधि नाना। ध्यान देंगे भैया, बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम,
करई विधि नाना, अर्थात बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना और बिना कर्म के ही अनेक प्रकार के फल प्राप्त कर लेना। कर बिनु कर्म, अर्थात बिना कर्म किए ही आपके कामों का सफल हो जाना। आपने कुछ काम नहीं किया भैया और फिर भी आप मौज ले रहे हो, सुबह शाम तक आप काम नहीं करते हो लेकिन आराम से फिर भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो भैया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 4-5 साल तक नहीं कमाया तो भैया लाइफ में क्या हो जाएगा, तोते उड़ जाएंगे भैया, ठीक है। हाँ, तो यही है भैया, बिना पैरों के चलना, बिना सुनई बिनु काना, बिना कानों के सुनना, कर बिनु कर्म, अर्थात बिना कर्म किए ही करई विधि नाना, अनेक प्रकार के आपको फल मिल रहे हैं, आपके अनेक प्रकार काम सफल हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थात किसी चीज़ के अभाव में, किसी चीज़ के अभाव में और उसी का काम हो जाना, उसमें क्या हो जाता है भैया, विभावना अलंकार, बिना भाव के ही काम हो जाना। बिन बादल बरसात, या फिर एग्जाम्पल नंबर 2, बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। कर लेते हैं भैया 12वां विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, ध्यान देंगे भैया। विरोधाभास अलंकार ये क्या होता है भैया, काव्य में जब आपको लगे कि भैया दो बातों के बीच में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, अर्थात एक दूसरे की बातें क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, तो वहां पर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। लेकिन आपको भैया लगेगा ऐसा, आपको लगेगा कि विरोध हो रहा है लेकिन वहां पर विरोध नहीं होगा। हमें लगेगा पढ़कर कि विरोध हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसका अर्थ निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि बात ठीक है, बात ठीक है। हमें लगेगा कि विरोध हो रहा है और वहां पर क्या होगा भैया, विरोध नहीं होगा। यदि आप अच्छे से सेंस निकालोगे उसका तो विरोध नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है विरोध हो रहा है, तो भैया ठीक है। जब जिस काव्य में विरोध होने का प्रतीत हो वहां पर क्या होता है भैया, विरोधाभास अलंकार। लेकिन अर्थ जब हम अच्छे से स्पष्ट करते हैं तो वहां पर विरोध नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है भैया, अर्थात जिस काव्य में विरोध का आभास होता है, जिस काव्य में विरोध का आभास होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। ध्यान से देखेंगे भैया। मीठी लगई, मीठी लगई अखियन, अखियन लुनाई। ध्यान देंगे भैया, मीठी लगई अखियन लुनाई, तो भैया इसका अर्थ क्या है, लुनाई का अर्थ होता है भैया खारापन, अर्थात लवणता, लवणता खारापन, इसके भैया दो अर्थ हैं। ध्यान देंगे, लुनाई के भैया दो अर्थ हैं, लवणता, लवणता या फिर खारापन, ये तो भैया एक ही बात है। और इसका मतलब एक और होता है भैया सुंदरता। ज्यादातर सबको पता है भैया इसका अर्थ क्या होता है, लवणता या फिर खारापन, अर्थात मीठी लगई अखियन लुनाई, जो आंखों की भैया क्या है, लवणता है, खारापन है, वो क्या लगता है भैया, मीठा लगता है। अर्थात लवणता और खारेपन से अर्थ है यहाँ पर किसी को बुरी नजर से देखना। भैया मीठी लगई अखियन लुनाई, किसी को बुरी नजर से देखना समाज को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता भैया, मीठा लगता है क्या नहीं लगता भैया, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। कोई किसी को घूर घूर के देख रहा है भैया और दूसरे वाले को अच्छा लग रहा है, घूर के देख रहा है, मैं भाई अच्छा नहीं लगेगा, सर फोड़ देगा आपका, ठीक है। हाँ, मतलब दिक्कत हो सकती है। तो क्या होता है भैया, मीठी लगई अखियन लुनई, अर्थात आंखों की लवणता, आंखों का खारापन, आंखों का चिड़चिड़ाहट से देखना, घूर घूर के देखना, टकटका कर देखना, तो ये दिक्कत कर सकता है आपको, ठीक है। हाँ, तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है भैया, कवि इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। हमें लग रहा है कि विरोधाभास हो रहा है, हमें लग रहा है कि विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने क्या कहा है, मीठी लगई अखियन लुनई, अर्थात किसी की जो आंखों की सुंदरता है भैया, किसी की आंखें सुंदर हैं तो वो क्या कर हो सकती है, देखने में अच्छी लग सकती हैं। मीठी का अर्थ भी अच्छी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भैया, कोई आंखें घूर घूर कर देख रहा तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन किसी की भैया आंखें सुंदर है और आंखों को वैसे ही देखा जा रहा है कि हाँ भाई कितनी सुंदर आंखें हैं, तो वो ठीक है फिर भी। लेकिन तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है भैया, मीठी लगई अखियन सुंदरता, अर्थात आंखों की जो सुंदरता है वो कैसी लग रही है, मीठी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो ये ठीक है। यहाँ पर इसका सेंस है सुंदरता से, लुनाई का अर्थ सुंदरता से, यहाँ पर लवणता या फिर खारापन ये प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमें लग रहा था कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ पता चलने से पता चलता भैया। नंबर दो में भैया, अथा पानी रखता है, अथा पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र, यह सूखा
सा गात्र, अर्थात किसी के बारे में बात की जा रही है भैया, किसी के शरीर के बारे में बात की जा रही है, किसी तालाब के बारे में बात की जा रही है, किसी नदी के बारे में बात की जा रही है। जैसे अथाह पानी रखता है, अर्थात बहुत ज्यादा पानी भैया इसमें, यह सूखा सा गात्र। थोड़ा सा विरोध लग रहा है भैया कि वो पानी बोल रहा है कि बहुत ज्यादा पानी है इसमें, और सूखा भी बोल रहा है उसके लिए, ठीक है। विरोधाभास हो रहा है, थोड़ा सा विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन है नहीं भैया, लेकिन है नहीं। अथाह पानी रखता है भैया, किसी नदी में अथाह पानी है, मान लो नदी में बहुत ज्यादा पानी था लेकिन थोड़ा सा सूख गया भैया, तो अभी तो उसमें बहुत ज्यादा पानी है, पानी तो उसमें अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या बोल दिया है, सूखा सा गात्र, अर्थात सूखी सी जो जमुना है इसमें बहुत ज्यादा पानी है। कोई विरोध नहीं है यहाँ पर, सीधी सी बात है, अथाह पानी रखता है सूखा सा गात्र, अर्थात कोई जलाशय है उसमें से केवल थोड़ा सा वो सूख गया है, तो पानी तो अभी भी उसमें बहुत सारा भैया, अथाह है, अथाह है, अथाह पानी रखता है सूखा सा गात्र। हमें विरोध का आभास सा होगा, लेकिन वहां पर क्या होता भैया, विरोध नहीं होता। जैसे नंबर 3, जैसे ही हम उसका अर्थ समझते हैं तो भैया पता चल जाता है, जब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से ने आंख लगी, जब से आंख लगी तब से ने आंख लगी। ध्यान देंगे भैया, क्या ध्यान देना है भाई, देखो आंख, जब से आंख लगी तब से ने आंख लगी, अगर हम इसका अर्थ नहीं निकालेंगे तो हमें ऐसे लगेगा विरोध हो रहा भैया, आंख लग भी रही है नहीं भी लग रही, लेकिन जैसे ही हमें अर्थ पता चल जाएगा, जब से आंख लगी, आंख लगने का अर्थ होता भैया मुहावरा है, और इसका अर्थ है भैया क्या, प्यार होना। जब से आंख लगी अर्थात जब से प्यार हुआ है तब से ने आंख लगी, तो भैया ऐसा तो होता ही है। लव क्या है भैया, बहुत ही डेंजरस थिंग है, ठीक है भैया। लव क्या है भैया, बहुत ही डेंजरस थिंग है। वैसे तो अच्छी भी थिंग हो सकती है, बहुत लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है, बहुत लोगों के लिए बेकार सिद्ध होती है। गलत जगह पे गलत टाइम पे हो जाए तो भैया गलत है, मारे जाते हैं जान से। सही टाइम पे सही जगह पे हो जाए तो ठीक है। ओके, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी, कवि क्या कहना चाहता है भैया, जब से उसको प्यार हुआ है तब से उसकी आंख लग नहीं रही है, अर्थात उसे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। मैं भाई मरेगा क्या, मैं टाइम पे खा पी भाई, ठीक है, समझ रहे होंगे भाई तुम। हाँ, तो भैया है जा कभी कभी इस बीमारी भी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं भैया। कवि का कहने का आज से आप समझ गए होंगे, लेकिन वास्तव में क्या है, विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है। जब तक हमें अर्थ नहीं पता था तब तक हमें विरोध लग रहा था, लेकिन ये अर्थ या फिर ये विरोध नहीं है। तीसरा देखते हैं भैया इसमें, तीसरा नहीं चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, फोर्थ एग्जाम्पल। प्रियतम, प्रियतम को देखो, प्रियतम को देखो कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। क्या है भैया इसमें, प्रियत कामिनी का अर्थ होता है भैया प्यार करने वाली लेडीज, प्रियतम अर्थात जो उसका प्रियतम है भैया, जिससे वो प्यार करती है। प्रियतम को देख कामिनी ने जा सकी न ठहर सकी, तो भैया विरोध सा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, विरोध सा लग रहा है भैया, कि ना तो जा ही सकी ना ठहर ही सकी, लेकिन विरोध नहीं है भैया, थोड़ा सा लगता है। अर्थ क्या है भैया इसका, जैसे बुत बने रह जाना। कोई चीज आपने देखी भैया आश्चर्य से, आपने भैया कल ही बात की किसी से मुंबई में आपका, ठीक है, कोई चाचा कोई भैया मुंबई में है भैया, सुबह आपने आँख खुली और आपने सुबह देखा भैया को, भैया यहाँ पे, रात तो मुंबई थे, लेकिन भैया रात को भैया क्या कर रहा है, फ्लाइट पकड़ के घर आ गया इमरजेंसी में, तो ऐसे भैया, ठीक है। हाँ, वो भाई के सेंस में भैया, प्रियतम के सेंस में, ठीक है। बात एक ही है भाई, किसी को देख के भैया थोड़ा सा आश्चर्य हो जाना कि हाँ भाई ये काम ऐसे होगा कैसे होगा, ऐसे। प्रियतम को देख कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, अर्थात वो बुत बन के खड़ी हो गई, ऐसे एक संग शॉर्ट सा लग गया उसको, ठीक है भाई। हाँ, ना वो बोल सकी ना ठहर सकी ना रुक सकी। आगे चलते हैं भैया, 13वां चलते हैं भैया आगे। 13वां क्या है, दृष्टांत अलंकार। 13वां क्या है भैया, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, ध्यान देंगे भैया, दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जब काव्य में एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात कह दी जाए, साथ की साथ दूसरी बात कह दी जाए, तो वहां पर क्या होता है भैया, दृष्टांत अलंकार। जब काव्य में एक बात को सिद्ध करने के लिए, एक बात को प्रमाणिकता देने के लिए दूसरी बात कह दी जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार। जैसे आपने सुना होगा भैया, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। सुना होगा भैया आपने, करत करत अभ्यास के अर्थात अभ्यास करते 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 क्या हो जाता है, जड़मति होत सुजान। जड़मति का अर्थ होता है भैया जड़ मति। जड़ का मतलब होता है जड़, मति का मतलब होता है बुद्धि। अर्थात जिसकी जो बुद्धि है वो क्या है, जड़ है, कति मूर्ख है, निरा मूर्ख, उसे बोलते हैं जड़मति। जड़मति होत सुजान। सुजान का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान। अर्थात अभ्यास करते करते क्या हो जाता है भैया, मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। बन सकता है नहीं, बन जाता है। ठीक है भाई, ध्यान देंगे, बन सकता है नहीं भाई, बन जाता है। आपने कोई क्वेश्चन भैया एक बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया वो नहीं हुआ, तीसरी बार आपने टीचर से पूछ लिया और उसने बता दिया, आपने फिर घर जाकर दोबारा और किया, फिर हो गया, फिर आप उसको 1 महीने बाद कर लेना, फिर हो जाएगा। तो मतलब आप क्या हो गए भैया, कतई फ्लो में आ गए, समझ गए आप चीज़ों को। आपके बारे में ऐसी बात, ऐसे ही बात एक क्वेश्चन की हो रही है और एक किताब की भी सेम होगी। एक किताब को आपने एक बार किया, कोई बात नहीं, कुछ डाउट रह गए, दूसरी बार किया थोड़े कम डाउट रह गए, तीसरी बार किया कम डाउट, और चौथी 5वीं बार में किताब आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। आपके दिमाग में क्या हो जाएगी भैया, फीड हो जाएगी। तो ऐसे ही भैया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और भैया कुएं पर क्या होता है, जैसे रस्सी आती है भैया, बार बार आती है जाती है, आती है जाती है। रस्सी कोई पत्थर से तो ज़्यादा क्या नहीं होती, कठिन नहीं होती, कठोर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पत्थर को काट देती है। कुछ साल बाद आप देखना, कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद वो भैया रस्सी पत्थर के अंदर चली जाती है, पत्थर कट जाता है। जबकि रस्सी क्या है, कमजोर है, पत्थर सॉलिड है, लेकिन उसने क्या किया भैया, अभ्यास किया है पत्थर पर। ठीक है, तो ऐसे ही है भैया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवर जाते सिल पर परत निशान। पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो भैया एक व्यक्ति के अभ्यास को दर्शाने के लिए एक पत्थर और रस्सी का एग्जाम्पल आपको दिया है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे भैया। पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे भैया आप, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, और आपको भैया मैंने बता दिया सारा लिख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भैया, दूसरा एग्जाम्पल, मानुष जन्म दुर्लभ अहे। ध्यान देंगे भैया, मानुष जन्म दुर्लभ अहे, होए न दूजी बार, होए न दूजी बार। ध्यान देंगे भैया, ध्यान से देखेंगे। मानुष जन्म दुर्लभ अहे, होए न दूजी बार, पका फल जो गिरे, पका फल जो गिरे, बहुरी ने लागे डार। पका फल जो गिरे, बहुरी ने लागे डार। इसका अर्थ क्या है भैया, इसका अर्थ क्या है, अर्थ समझेंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है, अर्थात जो मनुष्य का जन्म है, जो हमारा जन्म है भैया, वो दुर्लभ है, एक बार ही मिलेगा भैया, दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसमें कितना भी घिचपिच कर लो, चाहे अच्छे काम कर लो, बुरे काम कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, या ये भैया लोगों को लूटपाट करनी शुरू कर दो, कुछ भी काम कर लो भैया, मनुष्य जन्म एक बार ही मिला है आपको। आप अच्छी संगति में बिता लो, बेकार संगति में बिता लो, लाइफ को फ्लो में जी लो या फिर बेकार करके जी लो, नशे में जी लो, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी लो। मतलब जिंदगी को आप कैसे भी जी सकते हो, आपके अनुसार है भैया। अच्छी संगति रहेगी तो अच्छी लाइफ कटेगी, अच्छी एजुकेशन रहेगी, अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली। मनुष्य जन्म भैया एक ही बार मिलता है, दूसरी बार नहीं मिलता। किसी को नहीं पता क्या होगा आगे, मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, केवल वैसे ही अफवाहें उठती हैं भैया। पका फल जो गिरे, बहुरी ने लागे डार। तो भैया मनुष्य जन्म एक बार होता है, दूसरी बार नहीं मिलता। इसको सिद्ध करने के लिए क्या कहा है कवि ने, पका फल जो गिरे। एक बार भैया पका फल गिर जाए, आम गिर जाए भैया, कुछ भी हो, बेर गिर जाए, कुछ भी फल हो, बहुरी ने लागे डार, दोबारा उसको डार पर कोई नहीं लगा सकता। तुम जाना भैया, फल को लगा के देखना, उस पर नहीं लगेगा। कोई भी लगा के देख लेना भैया, फल नहीं लग सकता। जो एक बार पक्के गिर जाएगा तो गिर गया तो गिर गया। अर्थात एक बार मनुष्य का जन्म होता है, एक बार हो गया तो हो गया भैया, दोबारा नहीं हुआ, सीधी बात है। क्योंकि किसी को नहीं पता भैया मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है, कुछ नहीं है। सारी चीजें क्या है भैया, थोड़ी भ्रम से में जी रहे सब। ठीक है, ओके। कवि ने भैया सीधा साधा एग्जाम्पल दे दिया है, फिर मानवता के लिए क्या कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया आपके लिए नीचे वाला। ऊपर वाली चीज को सिद्ध करने के लिए नीचे वाला एग्जाम्पल है। इसमें भैया ऊपर वाली चीज को सिद्ध करने के लिए नीचे पत्थर और रस्सी का एग्जाम्पल दिया था। आगे चलते हुए 14वां, लोकोक्ति अलंकार। और ये एक और अलंकार भैया, अच्छा सा अलंकार, लोकोक्ति अलंकार।
आपको भैया क्या होता है अर्थ से ही समझ आ रहा होगा, नाम से ही लोकोक्ति अलंकार, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। जब भैया काव्य में किसी भी लोकोक्ति का प्रयोग कर लिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, लोकोक्ति अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ने हेतु, हरि से किया ने हेतु। ध्यान देंगे भैया, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ने हेतु, अब पछतावा क्या करे, अब पछतावा क्या करई, अब पछतावा क्या करई, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। तो भैया इसमें क्या प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति। अब पछतावा क्या करा जब चिड़िया चुग गई खेत, ये क्या है भैया, लोकोक्ति है। अर्थात काम के खराब हो जाने के बाद भैया उस पर पछताना व्यर्थ है। भैया दूध फैल गया सड़क पे, दूध फैल गया भैया सड़क पे, नाली में चला गया, तो भैया बाद में सिरे पीट लो, चाहे एक दूसरी टाँट फोड़ दो, कुछ भी कर ले भैया, दूध तो वापस आना है। नाली में चलाओगे तो चलाओगे, ठीक है। तो भैया काम खराब हो जाने के बाद अपने आप को सांत्वना देनी चाहिए कि भाई हाँ भाई हो गया तो होगा, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। कोई गलती हो गई तो भैया माफ़ी मांग लो कि सर से, अपने माता पिता से, किसी से, भाई से, बहन से, छोटे से बड़े से, गलती हो गई तो हो गई, आगे से नहीं होगी, इस बार माफ़ कर दो, तो भैया माफ़ी मिल जाएगी आपको, ठीक है। सीधी बात है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया निहित, अर्थात अच्छे दिन तो भैया निकल गए, तब तो हमने क्या किया, अपने अच्छे दिनों में हरि को याद नहीं किया, लेकिन अब भैया क्या करें, अब पछतावा क्या करें, अब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अब बुरे दिन आ गए, अब हरि को याद करने से कुछ नहीं है भैया, अब भगवान भी आपका साथ नहीं देगा कि आपने अच्छे टाइम में याद नहीं किया भगवान को और बुरे टाइम में आपने हाथ फैला दिया। तो भैया भगवान भी देख लेता है कि जब इसका अच्छा टाइम था तो इसने किसी को याद नहीं किया, और अब इसका बुरा टाइम याद आ गया तो भैया सबको याद कर रहा है। अब इसको नानी याद आ गई, ठीक है, नानी याद आ जाना अर्थात घबरा जाना। आगे चलते हैं भैया। 15वां अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार। ध्यान देंगे भैया, जब किसी विशेष बात का समर्थन किसी सामान्य बात से कर दिया जाए, या फिर किसी सामान्य बात का समर्थन किसी विशेष बात से कर दिया जाए, ठीक है भैया, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा भैया। जब किसी विशेष बात का समर्थन सामान्य बात से, या फिर सामान्य बात का समर्थन विशेष बात से कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार रहेगा भैया, अर्थांतर न्यास अलंकार। कौन सा अलंकार रहेगा, अर्थांतर न्यास अलंकार। उदाहरण देखेंगे भैया। जे रहीम उत्तम प्रकृति, जे रहीम उत्तम प्रकृति, जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, का करी सकत कुसंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। ध्यान देंगे भैया, ध्यान देंगे। जे रहीम उत्तम प्रकृति, अर्थात कवि कहना चाहता है कि रहीम क्या कहना चाहते हैं भैया, यदि आपकी प्रकृति उत्तम है तो आपका का करी सकत कुसंग, अर्थात बेकार संगति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन के पेड़ का भैया विष जहर कुछ नहीं कर सकता। लिपटे रहत भुजंग, चंदन के पेड़ पर भैया ज्यादातर क्या है, सांप लिपटे रहते हैं, तो सांपों का जो विष होता है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे नहीं बिगाड़ सकता, यदि आपकी प्रकृति, आपकी संगति अर्थात आपका नेचर अच्छा है तो आप 2-4 दिन बेशक बेकार संगति में बैठ लेना, लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार चंदन पर हमेशा सांप लटके रहते हैं, भुजंग लटके रहते हैं, तो उनका जो विष होता है वो कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया। चंदन की लकड़ी उतनी ही पवित्र रहती है जितनी वो रहती है, सांपों का जो विष है कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार आपकी यदि प्रकृति अच्छी है, आपका नेचर अच्छा है, आपकी संगति मतलब आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप 1-2 दिन बेकार लोगों के साथ रह लेंगे तब भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देंगे भैया। 16वां अलंकार, उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार। और उल्लेख अलंकार क्या होता है भैया, जब किसी एक ही बात का, जब किसी एक ही चीज की 2 या 3 तरीके से वर्णन कर दिया जाए,
जब किसी एक ही बात का भैया 2 या 3 तरीके से वर्णन कर दिया जाए, जब एक ही गुण का 2 या 3 तरीके से वर्णन कर दिया जाए तो क्या कहलाता है भैया? उल्लेख अलंकार। अर्थात एक ही चीज का उल्लेख अलग अलग तरीके से कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, नवल सुंदर श्याम शरीर। नवल सुंदर श्याम शरीर अर्थात श्याम जी का जो शरीर है वो कैसा है भैया? नवल अर्थात नया है, सुंदर है। नवल का मतलब होता है भैया नया, कोमल, कोमल, सुंदर, ठीक है भैया, कोमल है उनका शरीर, सुंदर है, नया है। तो भैया श्याम जी के शरीर के बारे में 2-3 प्रॉपर्टी बता दी भैया, तो एक ही चीज की 2 या 3 तरीके से क्या कर दिए? उल्लेख कर दिया है, उसका वर्णन कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? उल्लेख अलंकार। क्या हो जाएगा? उल्लेख अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे भैया, उसके मुख को, उसके मुख को कोई कमल, कोई कमल, कोई चंद्र कहता है, कहता है। भैया कोई महिला है, कोई पुरुष है, भैया कोई भी हो सकता है, ठीक है, सुंदर है, ठीक ठाक है देखने में, मलूक है, कतई कतई मलूक, समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके मुख को कोई कमल, कोई चंद्र कहता है। अर्थात एक ही चीज है भैया, 2 तरीके से वर्णन कर दिया है। एक ही चीज का 2 या 3 तरीके से वर्णन कर देते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार उत्पन्न हो जाता है भैया? उल्लेख अलंकार। कौन सा अलंकार? उल्लेख अलंकार। टॉपिक भैया सारा कवर्ड है, टॉपिक सारे कवर्ड है। और उनको याद कैसे करेंगे आप? देखो भाई ध्यान से, पहले 3 को भैया आप एक साथ याद कर लेना, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। इसके बाद प्रतीप, अपनुहति और अनन्वय, इनको एक साथ याद कर लेना भैया। प्रतीप क्या होता है? उपमा का उल्टा। अपनुहति क्या होता है भैया? उत्प्रेक्षा। देखो प्रतीप क्या होता है? उपमा का उल्टा। अपनुहति क्या होता है? रूपक, रूपक का नेगेटिव। अनन्वय क्या होता है? ये अलग ही है थोड़ा सा, ठीक है, 6 याद कर लिए। इसके बाद संदेह और भ्रांतिमान, संदेह और भ्रांतिमान, इनमें मैंने आपको अंतर बता दिया है। अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। फिर इसके बाद इन तीनों को याद कर लेंगे भैया, विभावना, विरोधाभास और दृष्टांत। और इसके बाद इन तीनों को एक साथ याद कर लेना, लोकोक्ति, अर्थांतर, न्यास और उल्लेख। थोड़ा ऐसे याद कर लेना, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। 3-3, 2-2, 3-3, ऐसे याद कर सकते हो भैया। 16 के 16 और आप सारा कर लिया भैया, ठीक है, 16 के 16 कर लिए, सबकी परिभाषा कर ली है और सभी के एग्जाम्पल्स। और इतने बेटर तरीके से क्या, यदि आपने सारी क्लास देख ली और इसके बाद भैया गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। सारी क्लास देख ली भैया, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। और एग्जाम्पल आपको सारे याद होने चाहिए, डेफिनेशन सारी याद होनी चाहिए। जो डेफिनेशन मैंने बोल दी है और लिखवाई नहीं है बोर्ड पर तो भैया उनको आप लिख लेंगे, ठीक है। सारी डेफिनेशन बताई है, सारे एग्जाम्पल बताए हैं, अच्छे से अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है। इसके बाद क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। और भैया देखो, वीडियो को सभी लोगों तक, सभी छात्रों तक शेयर कर दिया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, ताकि सभी की हेल्प हो सके। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद।